ओके स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस अभी तक के डिस्कशन में जो ये एक लॉन्ग डिस्कशन है हमारा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम इसमें कवर कर रहे हैं। अभी तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेकंड मॉड्यूल के टॉपिक पे ही हम यहाँ पे थोड़ा सा अब मैं आता हूँ। जितना चीज़ अभी तक हमने सीखा, पहला तो हमने एसेंट्रिसिटी वाला कंसेप्ट सीखा, अब उसके बाद हम लोगों ने पैराबोला का भी सीखा। अब इन सब चीज़ों के ऊपर जैसे मैंने जो आपको रडार का सिस्टम बताया है कि रिमेंबरिंग एंड अप्लाइड एंड रिकॉलिंग कहाँ पे होगी? एग्ज़ाम हॉल पैटर्न में जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो सभी टॉपिक्स को लेते हुए लो लेवल से लेके हाई लेवल तक जो रेंज जा रहा है, वैसे ही हम लोगों ने प्रैक्टिस सीट बनाया हुआ है हर रिलेटेड क्वेश्चन। ये सीट आपको मिल जाएगा। इसमें वो क्वेश्चंस भी हैं जो प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जो क्वेश्चन हमने अभी और डिस्कस किए हुए हैं पिछले थोड़ी देर पहले इसमें, और अलग अलग टाइप के जितने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए ज़रूरत है, ये सीट भी आपको मिल जाएगा। इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। जो भी आपको आंसर्स होंगे नहीं होंगे उसे आप कमेंट करिएगा, तो वहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। जो एक क्वेश्चन जो पिछले बार के पेपर में आपके प्रिंसिपल ग्रेड 2 2016 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था जो पैराबोला पे कंसंट्रेटेड था, पैराबोला पे बनाया गया था उस क्वेश्चन को, उस पर अपन देखते हैं। और छोटे क्वेश्चन तो हमने देख लिए। मैंने कहा कि सारा चीज़ अप्लाइड के फॉर्म में आता है। मैथ्स का हो गया, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, सब चीज़ अप्लाइड के फॉर्म में आ रहा है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अब हम अभी तक जो सीखे हैं, अभी आप जीरो में थे। मेरे पिछले सेशन तक मैं ये मान के चल रहा था कि जितने लोगों के सामने मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ वो बिल्कुल जीरो पे हैं। उनको ना तो एसेंट्रिसिटी आती है, ना तो उनको पैराबोला आता है। तो अभी तक के डिस्कशन से कम आपको उस रेंज का एक डेटा आपके माइंड में फीड हो गया है, जितने से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उसके बिना तो फिर ये भारी भयंकर टफ के रेंज में आप खुद ही रख दोगे इसको कि नहीं, ये तो पढ़ने में ही डिस्कट नहीं हो रहा है। तो जब आप अपने विजुअलाइजिंग की कैपेसिटी अच्छे से डेवलप कर लेंगे तो ये चीज़ें बहुत आसानी से बनने वाली हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये सीट आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। तो हम इस क्वेश्चन के कैलकुलेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या आया था उसको समझिए पहले। क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट। द टावर्स ऑफ अ ब्रिज हैंग इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। एक जो ब्रिज होता है, हावड़ा ब्रिज वगैरह आप लोग देखे हैं, वो सारा वायर्स केबल जो लगे होते हैं। द टावर्स ऑफ अ ब्रिज हैंग इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। पैराबोला बन रहा है, ठीक है। क्या चीज काम की है उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा आपको जब बनाते समय क्वेश्चन पेपर में। हाँ, पैराबोला की बात हो रही है, ठीक है। विद देयर टॉप्स 30 मीटर अबव द रोडवे। रोड से उसके टॉप्स कितने हैं? 30 मीटर के अबव, ये डेटा है। एंड आर 200 मीटर अपार्ट। दो पोल्स के बीच का डिस्टेंस दे दिया है, 200 मीटर अपार्ट हैं। द केबल इज 5 मीटर अबव द रोडवे। जो रोड्स है उससे 5 मीटर अबव वो है यहाँ पे। एट द सेंटर ऑफ द ब्रिज, जो ब्रिज का सेंटर है उससे वो 5 मीटर ऊपर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वर्टिकल सपोर्टिंग केबल। वो एक वर्टिकल सपोर्टिंग केबल जो उस पूरे ढांचे को सपोर्ट कर रहा है, उसका लेंथ पूछ रहा है कहाँ से? पुल के सेंटर से 30 मीटर की दूरी पर उसका क्या लेंथ है उस सपोर्टिंग वर्टिकल केबल का। तो अभी तो इतने पढ़ने के बाद भी बहुत सारे लोगों के माइंड में क्लिक आउट नहीं करेगा, और वहाँ पे तो टाइम की रश मची ही रहेगी एग्जाम हॉल में। उसी बीच में आपको इसको प्लॉट करके सॉल्व करना है। पहला बोल दिया है कि अब पुल है भाई, पैराबोला के फॉर्म में बनेगा, तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे ड्रॉ करेंगे इसको कॉमन सेंस से। कि भाई मान लेता हूं मैं कि ये दो पोल्स यहां पे मैं ले रहा हूं कि एक पोल इस तरह से है, ठीक, और इसी के बीच में ये वायर, पुल का जो केबल वायर है वो इस तरह से लटका हुआ है। इसी की बात वो कर रहा है क्वेश्चन में हमारे साथ, ठीक। थोड़ा सा इरेज कर देता हूं इसको मैं। ओके, तो क्या क्या चीज दिया है देखिए जरा। बोल रहा है कि अ टावर्स ऑफ ब्रिज, ये ऐसा जो बंदा बना हुआ रहता है, हैंग इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला, हैंग इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला 30 मीटर फ्रॉम टॉप। तो यहां से ये वाला जो डिस्टेंस है आपका, अगर मैं थोड़ा सा इसको और मैं ग्राउंड ले लेता हूं, आई एम सॉरी, ओके हियर। तो यहां से ये रोडवे है, ये ग्राउंड हो गया आपका, ये रोड हो गया। यहां से कितने हाइट पे बना है बोल रहा है जी? 30 मीटर पे। इसकी हाइट कितनी है? दी हुई है। मैं एक्सप्लेन करने के अकॉर्डिंग स्लो आपको एक्सप्लेनेशन मोड में इसको सॉल्व कर रहा हूं। आपको ये आता रहेगा तो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उसमें रश नहीं है इसमें।
ओके, विद देयर टॉप्स 30 मीटर अबव द रोडवे एंड 200 मीटर अपार्ट। इन दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस आपको दी हुई है कि ये 200 मीटर है। ठीक, इस तरह से। ओके, और एक चीज दिया हुआ है कि द केबल इज 5 मीटर अबव द रोडवे एट द सेंटर ऑफ द ब्रिज। ये ब्रिज है ना, इस ब्रिज का सेंटर पॉइंट ये होगा, और सेंटर पॉइंट से इस केबल, जो लटकता हुआ केबल है, उसका डिस्टेंस वो बोल रहा है कि 5 मीटर है। ये डिस्टेंस ये बोल रहा है। तो भाई अब यहां से पैराबोला का डिजाइन बनना शुरू हो गया है, और अगर ये इसका सेंटर पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो यहां से जो लाइन जाएगी वही उसका नॉर्मल टेंजेंट लाइन जो टच करते हुए जाता है वो होगा। ये तो हो गया आपका। अच्छा भाई, अगर ये पुल का मिड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अगर पुल का मिड पॉइंट है और दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस 200 मीटर है, तो ये बोथ डिस्टेंस कितना होगा? 100 और 100 होगा। ठीक, ये बोथ ऑफ डिस्टेंस कितना होगा? 100 और 100 मीटर होगा, मीटर, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। क्वेश्चन में पूछा क्या है ये इंपॉर्टेंट है। नेम आप दे सकते हैं ना, ए बी सी डी एम एन, वो एग्जाम हॉल में इतना सजावट नहीं होता है, कैलकुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या पूछा है? रोडवे एट द सेंटर ऑफ द ब्रिज। हाँ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वर्टिकल सपोर्टिंग केबल? क्या निकालना है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। निकालना है लेंथ वर्टिकल सपोर्टिंग केबल का 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर। ये सेंटर है, यहां से 30 मीटर की दूरी पर, लगभग यहां मैं ले लेता हूं, से एक वर्टिकल सपोर्टिंग केबल दिया गया है इस पुल को। ये डिस्टेंस, ये वर्टिकल सपोर्टिंग केबल दिया गया है, इसी का डिस्टेंस, लेंथ आपको पता लगाना है कि ये जो वर्टिकल सपोर्टिंग केबल इस पुल के ढांचे को दिया गया है, जो कि सेंटर से कितने मीटर पे है भाई? 30 मीटर पे है। 30 मीटर पे है, उसका लेंथ आपको ये बताना है। ये पूछा है क्वेश्चन में। तो अभी तक तो आपने क्वेश्चन समझ लिया कि ब्रिज फॉर्म इन अ पैराबोला, उस हाइट उसकी कितनी है पोल्स की? 30 मीटर, और दोनों 200 मीटर के दूरी पे हैं। तो ये मिड पॉइंट उससे कितने डिस्टेंस पे है? 5 मीटर पे। अब आपका काम शुरू होता है। ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा, ये भी 5 मीटर होगा। तो यहां से यहां तक का रिमेनिंग, चूंकि ये पूरा 30 था, तो यहां से यहां तक का रिमेनिंग कितना होगा? 25 मीटर होगा। अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं, अगर मैं इसे, चलिए नाम दे ही देता हूं, P1 और P2 है, और अगर मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो मैं पाऊंगा, देखिए जरा, ये ओरिजिन है ना, दिस इज योर ओरिजिन पॉइंट ए। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है भाई? एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 100 है। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है आपका? 100 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 100। अच्छा ठीक है, ये है ओरिजिन लाइन पॉइंट ना, यहां से यहां तक 100 हो गया, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका जो y कोऑर्डिनेट है वो हो गया 25। ओके, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं जो टारगेटेड पॉइंट है हमारा, P1 P2 A हो गया, और इसे चलिए मैं बोल देता हूं पॉइंट नंबर B। और इस B का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो B को देखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है कितना आपका? 30 मीटर। तो x कोऑर्डिनेट तो 30 हो गया। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट क्या होगा जी? y कोऑर्डिनेट होगा ये, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, जो कि आपको नहीं पता तो क्यों ना उसे मैं अभी फिलहाल स्मॉल y ही बोल देता हूं, और इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख लिया? 30 और y। तो इस क्वेश्चन में जो जो चीज दिया था, डेटा दिया था, उसके अकॉर्डिंग हमने ये चीजें यहां पे कर दी। जितना डेटा दिया था, जितना बेसिक हमको चीजें यहाँ पे हम लिख सकते थे, वो सारी चीजें हमने लिख दी। पूछा क्या है भाई? इसी का लेंथ पूछा है ना, बी से लेके सी तक, मान लीजिए पॉइंट सी है, तो वही वर्टिकल सपोर्टिंग केबल है जिसका लेंथ आपको पूछ रहा है। सबसे पहले तो ये अपर पैराबोला है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि ये अपर पैराबोला का पोर्शन है ये। तो अपर पैराबोला का जो इक्वेशन हमने क्या पढ़ा था भाई? x² इज इक्वल टू 4ay। सबसे पहला तो आपके माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि अपर पैराबोला है। इस पैराबोला में कौन कौन से पॉइंट लाई करते हैं? जो जो पॉइंट इस पैराबोला में है वो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट, P2 P1 पॉइंट नंबर A, पॉइंट नंबर B,
पॉइंट बी, ए, बी, P2, P1 ये सब कहाँ पर हैं? पैराबोला पे हैं। तो कर्व की बेसिक डेफिनेशन से ये आता है कि जो भी पॉइंट उस पर्टिकुलर कर्व में रहता है वो उसको संतुष्ट करता है। तो अगर पॉइंट P2 इस पैराबोला में है तो ये पॉइंट इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो आप लिखेंगे बिकॉज P2 मतलब क्या? 100 और 25 लाइज इन ऑन पैराबोला। ठीक, कहां पर है? वो दो पैराबोला में, इसलिए उसको सेटिस्फाई करेगा। वो सब जो थ्योरी है हमने यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। तो सेटिस्फाई करेगा मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट करोगे तो 100 एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू आपको नहीं पता, वाई कोऑर्डिनेट कितना है जी? 25 है। ठीक, ये कितना हो गया? 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 इंटू ए। तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा। ए की वैल्यू आपको यहाँ से मिलती है, ए की वैल्यू आपको मिलती है 100। ये जो पैराबोलिक कांस्टेंट था उसकी वैल्यू आपको यहाँ से इस पर्टिकुलर थिंग से मिल गई। दूसरा चीज़ देखिए जी, अच्छा इस ब्रिज, ये जो सपोर्टिंग केबल है उसका हाइट होगा कितना एक्चुअल में? तो हमको पता है कि रोड से उसका जो केबल का जो मिड पॉइंट है उसका डिस्टेंस तो 5 मीटर है। 5 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 ही मीटर हो गया। तो अगर मैं इस वाले y की वैल्यू पता लगा लूँ तो ये टोटल लेंथ आपको पता चल जाएगा। तो ये आपको पता लगाना है। ठीक, एक्चुअल में सपोर्टिंग केबल का लेंथ हमें क्या कैलकुलेट करना है? जो लेंथ है जो आप टारगेट कर रहे हो, लेंथ ऑफ द वर्टिकल केबल, ये कितना है भाई? यहां मैं लिख रहा हूं 5 प्लस वाई है। ये मिल गया, मतलब उसका पूरा लेंथ आपको मिल गया। ये 5 प्लस वाई है, ये मैंने लिख दिया। चलिए, तो ये जो पॉइंट नंबर बी है वो भी पैराबोला में है तो वो भी उसको सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। तो आप लिखेंगे कि बिकॉज पॉइंट बी कौन क्या है कोऑर्डिनेट? 30 और y, ये भी कहाँ है? ऑन पैराबोला है। तो पैराबोला पे है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। रख दीजिए वैल्यू, 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू अभी आप निकाले हैं 100 इंटू वाई की वैल्यू आपको नहीं पता, या y तो y ही था, यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट y का y ही है। सिंप्लीफाई करेंगे इसे आप तो ये हो गया है भाई 900 और ये होता है भाई 400 इंटू वाई। तो ये आप जब सिंप्लीफाई करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस चीज़ को, तो y की वैल्यू मुझे मिल गई y की वैल्यू मुझे मिल गई 9/4। ओके, और मुझे वर्टिकल सपोर्टिंग केबल का लेंथ निकालना है इस वाले का, और वो कहाँ से आता है? 5 प्लस वाई होता है। तो डायरेक्ट अब आंसर की ओर है हम लोग। तो हमारा कंक्लूजन वर्टिकल सपोर्टिंग लेवल का केबल का लेंथ क्या होगा? y 5 प्लस वाई, तो 5 और प्लस वाई की वैल्यू अभी आपको मिली है 9 प्लस 4, तो 4 से ये 20 है, 20 प्लस 9 29/4 मीटर। तो ये क्वेश्चन पीएससी ने पूछा था आपके उसी पेपर में, पुराने पेपर में, जिसको हम लोगों ने, इसमें तो हम डीप गए भी नहीं हैं जी, पैराबोला के डीप एनालिसिस में तो गए ही नहीं है। सिर्फ आपको ट्रेसिंग आनी चाहिए। अगर आपने वहाँ पे ये चीज़ ड्रॉ कर लिया, लेकिन अब वही है, एग्ज़ाम माहौल है, आपको अगर ये सारा चीज़ इजी आप वहाँ पे ट्रेस कर पाते हैं, आपके कंसेप्ट बने हुए हैं, और पीएससी ने अगर आपको तोड़ा नहीं है वहाँ पे, ठीक, अभी हम उस चीज़ को समझेंगे कि किस तरह से पीएससी एग्ज़ाम हॉल में आपके साथ इस तरह से सॉल्व, इतना इजी तरीके से वहाँ पे आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा आपके पास रश मचा होगा वहाँ पे। तो ये हाँ, बेसिक सॉल्व करने का फंडा क्या था कि हमने यहाँ पे ट्रेसिंग की है, सिर्फ जो चीज़ दिया था उसको विजुअलाइज करके। ईडी में जो बच्चे अच्छे हैं, आप ईडी के सेक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपकी विजुअलाइजेशन अच्छे से बढ़ी जाएगी। ठीक, इस क्वेश्चन के साथ एक जो बेसिक डिस्कशन जो जुड़ा हुआ है, वो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो शरद के बारे में है। शरद काफ़ी अच्छा स्टूडेंट है, या फिर आप बोल सकते हैं कि मेरे काफ़ी वो करीब है, या फिर उसकी स्टडी इसी दिशा में है अभी। तो ये कुछ दिन की बात है कि हम डिस्कस करते हुए एक ऐसी पार्क वगैरह में, या फिर जो झूले वगैरह होते हैं वहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे, चल रहे थे। तो यही बात चल रही थी कि ये क्वेश्चंस ये पीएससी वाले बनाते कहाँ से हैं, कहाँ से आता है ये सब चीज़, है ना।
तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन था वहाँ पे। जनरली हम मैथमेटिक्स फिजिक्स दोनों पे लेते हुए थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे। शरद इस तरह के एग्जाम्स की प्रिपरेशन में है तो वो थोड़ा सा पूछते रहता है। तो मैंने कहा कि ये भाई ये क्वेश्चन है ऐसा। तो उसने पूछा, कॉमन सा क्वेश्चन था कि ये वो लिया कहाँ से होगा भैया, इसको वो कहाँ से उसको मिला होगा। तो मैं बोला भाई कि हो सकता है ऐसा पुल वगैरह से गुजर रहा होगा तो उसको आइडिया आ गया होगा। मैथमेटिक्स तो वही है, उसको वो ब्रिज का केबल वगैरह देख के उसने आइडिया लगा लिया होगा और ऐसा बना दिया होगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है, कॉन्सेप्ट आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं करके। तो बोलता है ठीक है, तो फिर ये पेपर और कैसे बना सकता है। तो मैं बोला भाई बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, जैसे हम अभी पार्क में हैं, झूले हैं, यहाँ पे झूले झूल रहे हैं लोग, या तो उससे भी वो क्वेश्चन बना सकता है। फिजिक्स का सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो ऑसिलेशन का रिजोनेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है, उससे वो इस तरह का जो ऑसिलेशन है हमारा, उससे भी क्वेश्चन बना सकता है। और उसको आइडिया कहाँ से आएगा, तो वो पार्क में है, वो झूले वगैरह देख के आ जाएगा। मैं बोला तो शरद का कहना था कि ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ऐसा क्वेश्चन बनेगा या ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो मैं कहा देखो, वो आदमी तो पार्क में आया रहेगा, झूला वगैरह झूलते रहेगा, किसी को देखते रहेगा, जो बनाने वाला है वो तो देख के उसको आइडिया लग जाएगा। जैसे उसने पुल वगैरह को चलते गुजरते देख के ये बना दिया तो उसको तो बन जाएगा। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा। तो हाँ, उसका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये था कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आएंगे। तो मैं बोला या दो ही कंडीशन है, या तो तुम उसी पार्क में गए हो जहाँ वो क्वेश्चन सेट करने वाला गया है और तुम उसको देख रहे हो और तुमको पता है कि यही बनाने वाला है, और तुम वो झूला झूलते उसको देख रहे हो, तो जान जाओगे कि कैसे ये बनाने वाला है भाई, क्वेश्चन अलर्ट हो जाओगे। तो अब होता है कि जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा खींच जाता है या चिढ़ जाता है तो अपने वास्तविक अवतार में आ जाता है वो। तो उसके बाद शरद बोलता है कि जब मैंने बोला कि वो अपनी ओरिजिनलिटी में आ जाता है, फिर वो थोड़ा सा खींच सा गया मुझसे और कहने लगा कि एकदम अलकरहा बात करता था भैया, था मैं तो से पूछबा ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम सीरियस चीज़ पूछ रहा हूँ और आप इस तरह से बोल रहे हो कि तुम भी उसी पार्क में रहोगे तब तुमको समझ में आएगा। खैर, चीज़ें आप भी समझ रहे हैं कि भाई क्वेश्चंस तो जो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है वो तो कहीं से भी बना सकता है। खैर, अब वो उस चीज़ को समझ चुका है और पढ़ाई में रनिंग है, उसकी दिक्कत नहीं है। एक और जनरल डिस्कशन के दौरान कुछ दिन थोड़े हम जब फिजिक्स के सेशन में थे अभी, तो उसमें हम ये फिजिक्स के सेक्शन में हम लोग ये कैपिलरी राइज के क्वेश्चंस पे कुछ डील कर रहे थे। उसका एक क्वेश्चन आया हुआ है आपके पिछले पेपर में। उसमें है कि ब्लड ध्यान से समझिएगा, ब्लड जो है कैपिलरी के फॉर्म में, या जैसे नस जो होते हैं, बारीक नस हैं आपके, उसमें फ्लो हो रहा है। उसमें निकालना था कि जो ब्लड का ड्रॉप है उसका कितना प्रेशर है, वो कितना एक्सेस प्रेशर या इंटरनल और आउटर में जितना कंटेंट करता है, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। उसमें विस्कोसिटी दी हुई थी। जनरली इसे हम फिजिक्स में जो विस्कोसिटी के कंसेप्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में डिस्कस करते हैं, और इंजीनियरिंग के फील्ड में इसे फ्लूइड मैकेनिक्स कहा जाता है। बट क्वेश्चन इज लाइक दैट कि द ब्लड इज फ्लोइंग इन द कैपिलरी फॉर्म pipe from 1 centimeter, radius is this and that, and you should be calculate the surface strength or pressure of this blood drop। तो ये चीज़ हम जनरल डिस्कशन कर रहे थे। तो फिर हमारी एक स्टूडेंट है, उन अचानक से मैंने उसे देखा तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था। तो मैंने बोला भाई ये क्या है, कुछ तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम है। तो उस स्टूडेंट ने कहा कि सर ये मतलब क्या क्वेश्चन है, मतलब खून, ब्लड, नस, भाई इसीलिए तो मैं बायो नहीं ली और मैथ्स लेके इंजीनियरिंग करी हूँ, ये कैसा क्वेश्चन बनाते हैं। मैं बोला मेरे को भी शौक लगा कि बोला हाँ अच्छी बात है, ये तो बात तो सही कर रही है, पीएससी वाले और किसी फॉर्म में क्यों नहीं देते हैं क्वेश्चन ऐसा। ये उन्होंने ये ब्लड और की चीज़ों में कई लोगों को हो सकता है उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो वो स्टूडेंट को मैंने बोला कि भाई ठीक है, ये क्वेश्चंस आप जाने दीजिए, इसको छोड़िए, आपकी विजुअलाइजिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ईडी में आपको हेल्प मिलेगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग का जब आप अपने टॉपिक्स पढ़ेंगे, मतलब आप सारी चीज़ों को विजुअलाइज कर ले रही हैं, मतलब आपकी विजुअलाइजिंग की पावर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ फिजिक्स का ये वाला क्वेश्चन छूट भी जाएगा तो वहाँ ईडी में मेकअप कर लेना, मैं बोला वहाँ पे वो बैलेंस हो जाएगा आपका, क्योंकि आप डेफिनेटली योर इमेजिनेशन इज़ वेरी गुड एंड यू should be crack more question
इन इंजीनियरिंग ड्राइंग सेक्शन एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट। तो वो तो शांत हो गई, ठीक। लेकिन पीएससी वाले बड़े चालाक हैं ना, वो इस तरह की चीज़ें भी करते हैं जिससे आपको थोड़े से ये सारी चीज़ें आएंगी। तो ये क्वेश्चन हो गया। प्रैक्टिस सीट में हमने एक और क्वेश्चन, इसमें आपको वो मिल जाएगा, आपको सेम फंडा और सेम कंसेप्ट से एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है। जब सीट आपके पास होगी तो आप उसे जरूर बनाएं। मैं थोड़ा सा उसे हिंट कर रहा हूँ इसी के कंटिन्यूएशन में, ठीक। इसको थोड़ा सा मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक, हल्का से इसको रिमूव कर देता हूँ, फिर आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि वो वाला क्वेश्चन किस तरह से प्रैक्टिस सीट में दिया हुआ है। एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, 1 सेकेंड। ओके, सो ये मैंने इसके सॉल्यूशन को इरेज किया है। प्रैक्टिस शीट में जो क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड किया है उसके बारे में बात करता हूँ। इसी कंसेप्ट से सॉल्व होने वाला है। एक और क्वेश्चन जो हिंट आउट ऑफ कर रहे हैं अपन, कि जो पुल्स के गडर्स बनते हैं, पुल जब बनाए जाते हैं तो उसके जो गडर होते हैं, वो क्या चीज़ है वो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ इस तरह से। तो ये वाला जो पोर्शन है उस पुल का, देखेंगे पैराबोलिक फॉर्म है, प्योरली पैराबोलिक फॉर्म। और उस क्वेश्चन में हमने यह पूछा है कि जैसे ये लिटिल बिट आई ड्रॉ लाइक अ ब्रिज और रोड शेप, देन यू बेटर अंडरस्टैंड व्हाट आई टारगेट टू ब्रीफिंग यू। एंड सपोज इन दिस मैनर, इस तरह का कंस्ट्रक्शन है मान लीजिए, ठीक। ये रोडवे हो गया इसका। तो ये वाला जो पोर्शन जो बनता है पुल में, ये वाला जो हाईलाइटेड पोर्शन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इसे कहा जाता है गडर। तो चूंकि इसका शेप जो है आप देखेंगे तो पैराबोलिक ही है, पैराबोलिक ही फॉर्म में है और अपवर्ड ही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर आप इसको यहाँ से इस पोर्शन को ले लेते हैं, एक्सिस आपके ऊपर है, तो आपको निकालना है। इस प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन में हमने जो आपसे पूछा है कि ये तो सेंटर पॉइंट है, वैसे ही आपको दिया रहेगा, इसकी हाइट आपको दी रहेगी, ये हाइट आपको दिया हुआ है, ठीक। यहाँ से ये मिड पॉइंट का पॉइंट दिया हुआ है और इस मिड पॉइंट से एक सर्टेन डिस्टेंस पे, मान लीजिए यहाँ आपको डिस्टेंस, एग्जैक्ट डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, मान लेते हैं पॉइंट पी। यहाँ से इस गडर की लेंथ कितनी रखनी होगी इसको डिज़ाइन करते समय, ठीक। यहाँ पे या यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे, यहाँ से ये जो लेंथ है गडर की, ये वहाँ पे उस क्वेश्चन में पर्टिकुलर पूछा गया है, आप उसे प्रैक्टिस करिएगा। ये पैराबोलिक शेप बनता है, सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस के हेल्प से ये आपको सॉल्व आउट हो जाएगा। तो ये तो हुआ आपका क्वेश्चन पैराबोला के ऊपर। आगे के सेशन में, पैराबोला के सेशन में हम लोग को और इसके डीप टाइप ऑफ स्टडी में जाना है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस ये मिलेंगे। तो ये प्रैक्टिस शीट में आपको मिल जाएगा, आप जरूर इसे सॉल्व करेंगे और कमेंट करेंगे कि उसका आपने क्या आंसर पाया, उस पर अपन और डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो ये तो सेशन हुआ मेरे इस मैथमेटिक्स के सेशन के अकॉर्डिंग। और क्वेश्चंस के जो डाउट्स जो जनरली मैं इन दिनों जो स्टूडेंट्स या जो पढ़ने वाले हैं उनसे जो फील कर पा रहा हूँ, जिसको मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि शरद ने किस तरह से उस चीज़ को पूछा और उस स्टूडेंट को किस तरह से वो अनकम्फर्ट लगा, ठीक। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे बहुत सारे स्टूडेंट अभी जो हैं वो सीजीपीएससी प्रीलिम्स के भी प्रिपरेशन में हैं और प्रीलिम्स के एग्ज़ाम वो देने वाले हैं, इस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, उस पर भी जा रहे हैं। तो थोड़ा सा डिस्कशन मैं अब उस दिशा में लेके जा रहा हूँ कि आप किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को, इस तरह के एग्ज़ाम को, चाहे सिविल सर्विस के प्रीलिम एग्ज़ाम को, मेंस एग्ज़ाम को, या इस तरह के टेक्निकल हिट वाले एग्ज़ाम्स को किस तरह से देखते हैं, या आप कैसा देखते हैं कहूँ, या जो सामान्यतः जितनी भीड़ है हमारे चारों ओर वो कैसी देखते हैं, उस पर मैं जा रहा हूँ, ठीक। तो स्टूडेंट्स इतना समझ लीजिए कि जो पीएससी का ये जो पेपर होता है वो एक किले की तरह है। किला आप समझते हैं, किला सुरक्षित कोई स्थान होता है, उसके तरह है। थोड़ा सा इमेजिनेशन आप करेंगे तो आप पाएंगे कि वो जो किले का जो चार दीवारी बाहर की जो सुरक्षा होती है, जो उसके बाउंड्री होते हैं, वो बहुत टफ होते हैं, हार्ड होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं। फिर उसके अंदर आप जैसे जैसे जाते जाएंगे तो जो सिक्योरिटी का लेवल है वो धीरे धीरे डाउन होते चला जाता है। पीएससी के पेपर
सारी सब की हर किसी के पास वही किताबें हैं। जो ये स्टूडेंट जहाँ जहाँ स्टडी कर रहा है, चाहे वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए हो, चाहे किसी टेक्निकल एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए होगा, उसको बहुत अच्छे लोग गाइड कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दे आर वेरी गुड पीपल दो टीचिंग यू, वहाँ कोई कमी नहीं है, इतना याद रख लीजिए। सारे आइडेंटिकल और अच्छे किताबें आपके हाथ में हैं, ये भी सच बात है। ठीक, मैं एक बोल रहा हूँ कि पीएससी का जो कोई भी पर्टिकुलर पेपर है वो एक किले की तरह है। जैसे एक किले का जो बाहर चार दीवारी होता है सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, उसको भेदना सारे सुरक्षाकर्मी वहीं उसके सुरक्षा करते हैं। तो पीएससी के किसी भी पेपर का फर्स्ट सेक्शन, चाहे वो सीसेट का पेपर हो, चाहे वो जीएस का पेपर हो, हमेशा हार्ड सेक्शन से ही शुरू होगा। अगर हिस्ट्री बहुत टफ है आपके या फिर जनरल एक अंडरस्टैंडिंग उनके पास है कि मैक्सिमम पीपल कहाँ पे वीक होते हैं, उस सेक्शन को वो सबसे पहला डालते हैं। और इस चीज़ से पार पा पाना, इस चीज़ को सॉल्व करना, इस चीज़ को निकालना आपकी प्रैक्टिस है, जिसे मैं बोलता हूँ कि आपका मार्शल आर्ट है। आपने जितने दिनों तक प्रैक्टिस करके उस चीज़ों को सीखा है वो आपका मार्शल आर्ट है। तो भाई उस किले को पहला अगर आप शुरू के 5-10 क्वेश्चन तक आपको पूरा उस किले को भेदने में, उसकी बाउंड्री को भेदने में समय लगेगा, तब तक आपको चोट लग जाए रहेगी ना, आप तब तक अच्छे खासे आपको प्रहार झेल लिए रहेंगे आप उन शुरू के 10 क्वेश्चंस में ही। फिर उसके बाद जब आप जाएंगे तो मैंने कहा कि वो किला है, किला है मतलब वो ईंटों से बना हुआ है, एक एक क्वेश्चन ईंट है। हाँ, ईंट के ब्लॉक से वो चुने गए हैं सारे क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि पीएससी बस भाई क्वेश्चन उठाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, या तो ईजी हो सकता है और या तो टफ हो सकता है, बहुत ईजी दे देगा, बहुत टफ दे देगा, बस इससे ज़्यादा क्या होगा। आप बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी अपकमिंग प्रीलिम्स देने वाले हैं, वो लोग इस चीज़ को नेगलेक्ट कर दे रहे हैं कि पीएससी आपकी सोच से कहीं परे है। हर 4-5 क्वेश्चन के बाद अगर मैं इन रेड लाइट से जो मैं ब्लॉक्स आपके सामने घेर रहा हूँ, उससे अगर मैं कहूँ कि ये अच्छी मजबूत पके हुए ईंटें हैं, जिसको अगर आपने प्रैक्टिस के दौरान आपकी मार्शल आर्ट की कैपेसिटी बहुत अच्छी है तो आप तो इसे तो तोड़ पाओगे, इसे हिट कर लोगे। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। लेकिन पीएससी हर अपने पैटर्न में हर 4-5 क्वेश्चन के बाद, हर 7-8 क्वेश्चन के बाद एक स्टेनलेस स्टील की प्लेट डालता है। ये समझ लीजिए आप, कोई ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके टाइम को खाने के लिए बना रहेगा। वो इतना टफ रहेगा, उसके स्टेटमेंट इतने कॉम्प्लेक्स दिए रहेंगे कि आपको वहाँ पे उलझा के आपके टाइम को रिड्यूस करना ही पीएससी का पर्पस है। तो यहाँ तक इन ईंटों से जूझते हुए, इन क्वेश्चन से जूझते हुए आप जब यहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ जो कि मैं बोल रहा हूँ कि वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन किसी भी सेक्शन का हो सकता है ना, हिस्ट्री का हो सकता है, ज्योग्राफी का हो सकता है, साइंस का हो सकता है, सीसेट का हो सकता है, एप्टीट्यूड का हो सकता है। वो एक परफेक्ट स्टेनलेस स्टील की प्लेट होगी जिसको कितना भी आपको मार्शल आर्ट आएगा आप नहीं तोड़ पाओगे, आप सर फोड़ते रह जाओगे और जाएगा क्या आपका, सिर्फ टाइम। ठीक, तो यहाँ से आपको लांघना सीखना है इस चीज को। वो कौन सा चीज है जिसको आप छोड़ेंगे, उसको लांघेंगे, वो चीज आपको सीखना है। लेकिन इतना आसान थोड़ी है ये। यहाँ पे आपको पीएससी नहीं रोकता है, यहाँ पे आप खुद अपने आप को रोकते हो। ये आज तक आपने देखा है कि पीएससी के किसी भी एग्जाम में कोई स्टूडेंट 80% 90% लेके आता हो? अरे भाई टॉपर भी जो होता है 55% 50% तक 60 तो जाता ही नहीं है अच्छे से अच्छे एग्जामों में। उनकी कभी मेरिट की लिस्ट आप निकाल के देखिएगा। पीएससी चाहता ही नहीं कि उतना मार्क्स आपको पाना है। यहाँ कोई ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि आप 95%, 98%, 99% लाएंगे तभी आपकी वाहवाही होगी। इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन, प्योरली डिफरेंट सिचुएशन। कोई भी टॉपर, कोई भी अच्छा पढ़ने वाला 55 से तो ज़्यादा पा ही नहीं सकता। मतलब वो तो खुद ही चाहता है कि इतने मार्क्स तो आप मत करो, इतने क्वेश्चन मत करो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ ये सारे क्वेश्चन, शुरू में तो पूरा किला था ना भाई, शुरू का जो दीवार था, शुरू का जो ब्लॉक था वो पूरा घेरा था उसको। तो यहाँ ये शुरू के 10 क्वेश्चन, चाहे वो हिस्ट्री के हों या किसी टाइप के बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक के, एनिशिएंट और मिडाइवल, ये सबसे ज़्यादा परेशान करेगा। वेद पूछ लें तो सबका वहाँ पे हालत ख़राब हो जाता है। तो यहाँ से तो जूझ के आपको खूब सारी चोट चपेट लग के आप इस एरिया में पहुँच जाते हैं। फिर वो बीच बीच में डालता है, मैं बोल रहा हूँ कि स्टेनलेस स्टील, जिसके साथ आप अपना सर फोड़ते हैं। और उसका कारण पीएससी नहीं है, वो जानता है कि आप ऐसे ही हैं, इसलिए वो आपको यहाँ पे
फंसाता है। क्या है उसका कारण, देखेंगे। ये चीज, ये आपका कारण है सबसे ज्यादा। और इससे मैं एक और वर्ड दे दूं, हाई मोटिवेशन। आपका हाई मोटिवेशन, प्रिपरेशन के दौरान आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। कोई पर्सन आपके पास आता है और आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देता है। कुछ सालों पहले की मैं थोड़ी सी बात करूं तो एक फिल्म आई थी, उसमें एक व्यक्ति के हाथ में लोहे का हथौड़ा होता है और वो पूरा पहाड़ काट के रोड बना देता है। वो आप समझ रहे होंगे मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ, उस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे उसमें पिक्चर्स बने कि एक तरफ हाथ में हथौड़ा लिए स्टूडेंट खड़ा है और पहाड़ के जो पहाड़ का नोटेशन है उसमें यूपीएससी या सीजीपीएससी लिखा रहता है, ठीक। तो फिर उसका एक टाइटल भी है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत पॉपुलर होता है, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा वो मोटिवेट करता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये ट्रेंड में है, जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये आप समझ रहे हैं कि उस लेवल का मोटिवेशन अच्छा लगता है, अच्छा लगता है आपको, ठीक। ये फिर दूसरा जो अभी ट्रेंड कर रहा है, जो स्टूडेंट जो इस चीज़ को फील करते हैं उन लोग देख रहे हैं कि जो अभी ट्रेंड कर रहा है बहुत ज़्यादा, वो भी आपको मोटिवेट करता है। फिलहाल तो अभी उसका क्रेज़ नहीं आया है, लेकिन मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के बाद वो चीज़ बनेगा ज़रूर, ठीक। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो इस चीज़ है, इस तरह से है, ओके। तो ये भी एटीट्यूड डेवलप करता है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, ओके, आई एम राइट, कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो ये भी आपको बहुत अच्छा मोटिवेट करता है। तो इस तरह से आपने अपने आप को डेवलप कर लिया है, और जब आप इस तरह के क्वेश्चंस पे यहाँ पे पहुँचते हैं तो आप अपने इस दोनों हाई लेवल के एनर्जी के साथ रहते हैं और इसके साथ अपना सर भिड़ाते हैं। और ये क्वेश्चन आपका जो चीज, अरे भाई उस जेंटलमैन ने जिसने पहाड़ काट के रोड बनाया, उस पर्टिकुलर ग्रेट पर्सन का जो क्रेडिट है वो नापने लायक नहीं है। उसने जो किया वो अलग ही लेवल का है, लेकिन उसके पास कोई टाइम बाउंडिंग नहीं थी कि इतने टाइम में आपको करना है। एग्जामिनेशन हॉल में आपको टाइम की बॉन्डिंग है। इक्वल चीजों को कंपेयर करिए, उस चीज को अपने इस यहां पे इस तरह के पिक्चर से लेके रिलेट मत करिए, या मैं पीछे नहीं हटूंगा वाले कॉन्सेप्ट में भी मत रहिए। पीएससी है ये, हर जगह से आप कंपेयर नहीं कर सकते उसको। तो आप अपना सर फोड़ते हैं यहाँ पे कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं और मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो फिर ये हर 4-5 क्वेश्चन के बाद अब आप उस पेपर को ऑब्जर्व करिए, हर क्वेश्चंस हर सेक्शन के बीच में इस तरह के चीजें आपको मिलेगी। और उस चीज का ऑब्जर्वेशन कब आपको आएगा, जब आप चीजों को नॉर्मल तरीके से समझने चाहेंगे। नॉर्मल तरीके से समझना चाहेंगे इन द सेंस कि कॉमन सेंस लेके चलेंगे। भाई मैंने कहा ना कि ये जो जनरेशन है जो अभी तैयारी कर रही है, चाहे इस पर्टिकुलर टेक्निकल पीएससी की हो या जो बहुत सालों से, बहुत साल कहूँ, या जो इस सिविल सर्विस के सेक्शन में हैं, आई मीन कोई होगा जो ग्रेजुएशन किया होगा अभी ताज़ा ताज़ा, वो अभी प्रिपरेशन में लगा होगा 1 साल, किसी को 2 साल हो गया होगा, किसी को 3 साल, 5 साल से भी कोई इसी प्रिपरेशन में होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल होगा, 8 साल से भी कोई तैयारी कर रहा होगा कहीं पर रह के इसी पर्टिकुलर की। मतलब ग्रेजुएशन किए और उसके बाद अभी तक आप 5 से 8 साल के तैयारी में अभी भी इसी में जुझे हुए हैं। मतलब आप उतने भी उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं जहां जिस लेवल के लोग पीएससी पे बैठे हुए हैं। आपका प्रिपरेशन का लेवल जो है वो बहुत नीचे लेवल है, आप उस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपका बहुत कम है, जिसे मैं कहता हूं कि हम लोग, ये जो रेंज है प्रिपरेशन का, जो मैं मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूं, जो ग्रुप है वो सॉफ्टनेस की जनरेशन है। सॉफ्टनेस की जनरेशन है मतलब हमारे बातचीत में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस है। आप समझ रहे हैं मैं किस दिशा में बात कर रहा हूं। हम जब बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्वीटनेस और मिठास हमारे अंदर भरी हुई है, विशेष तरीकों से हम बात करते हैं, ठीक। पीएससी ऐसा नहीं है।
कोई व्यक्ति, मैं बोल रहा हूँ कि आप तो फूल हैं, सिर्फ कोमल फूल। कोई पर्सन आपको मोटिवेट करता है, इन द सेंस क्या करता है, आप किसी दिन किसी सेशन में उसको सुनते हैं, या इस तरह की जो 2 चीज़ें मैंने अभी आपको डिस्कस की उसको जब देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। मैंने कहा कि आप फूल हैं। कोई व्यक्ति जब आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक देता है, मतलब वो आपका रक्त सुखा देता है, आप सूखे फूल बन जाते हैं, और फिर वो आपको एक पॉइंट पे ले जाके आग लगा देता है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट की सूखे फूल की पंखुड़ियों पे लगी हुई आग ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। आपका मोटिवेशन लेवल सिर्फ उसी दिन तक हाई रहेगा कि आज ये करना है, आज ये बहुत सारा चीज़ करना है, और अगले दिन तक वो पूरा डाउन हो जाएगा। लॉन्ग टाइम में चलने के लिए आपकी क्वालिटी ही काम आने वाली है। जो एक्चुअल पर्सन अपने आप को डेवलप करेगा, वो पीएससी को जो चीज़ चाहिए वो है कोयला। कोयले में ना तो रूप है, ना कोई रंग है, वो कठोर है, और उसके अंदर लगी आग मध्यम है लेकिन लंबे समय तक बनी हुई है। आपको ऐसा मोटिवेशन चाहिए। आप मैक्सिमम लोगों की दिनचर्या ये जो हिंदी के रसों के अकॉर्डिंग बीत रही है, जो भी प्रिपरेशन के दौरान चल रहे हैं, जो भी जितने पैसे खर्च आप कर रहे हैं, कि सुबह उठते ही आप मोटिवेट होना चाहते हैं, आपकी दिन की शुरुआत वीर रस से होती है, ठीक, एनर्जेटिक होते हैं, कुछ गूगल आउट करते हैं, कुछ अच्छे थॉट्स पढ़ते हैं, और वीर रस से आपके दिन की शुरुआत होती है। फिर दोपहर मध्य का दिन आते आते आप श्रृंगार रस और हास्य रस की बेला में रहते हैं, और इवनिंग होते होते आप वियोग रस और रात के समय तक करुण रस में पहुंच जाते हैं। और इस करुण रस में पहुंचने के बाद आपके हाथ में एक रियलिटी होती है कि ड्रीम तो अपनी जगह पे है, और जो रियलिटी होती है वो ये होती है कि आप जॉबलेस हैं। आज का दिन फिर वैसे ही हुआ और आप अभी तक जॉबलेस हैं। दैट्स द रियलिटी, एक्सेप्ट दिस दैट। अगर आपका एटीट्यूड, अप्रोच टारगेटेड मैनर में है तो यू डेफिनेटली अचीव योर ड्रीम। ड्रीम एक ही बार में हिट नहीं होता है, लेकिन आपको बाकी जो आपके नेगेटिविटी है, रिस्ट्रिक्शन है, उसको बचाने के लिए चीज़ों को समझना पड़ेगा, उसको क्रैक करना पड़ेगा। पीएससी की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके अंदर ठहराव हो, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग का लेवल सिर्फ किताबों के बोझ में ना हो। मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी बच्चे अभी प्रीलिम्स देने वाले हैं, वो जहाँ से भी गाइडेंस ले रहे हैं, वो बहुत अच्छे टीचर हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं डिफरेंट सेक्शन में, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, छत्तीसगढ़ का सेक्शन हो, सभी आपको पूरी चीज़ दे रहे हैं। और आपके पास भी आज मटेरियल इतना है कि ऑनलाइन के सिस्टम में आपके पास कमी नहीं है मटेरियल्स की। अब आप उसे इन्हीं सब चीज़ों में, लेकिन हम हैं, अब ऊपर कहाँ पे आपको इस चीज़ को थिंक करना है, वो आप समझिए कि पीएससी के पेपर के साथ आपने कभी समय नहीं बिताया है। पेपर के आंसर देख लेना, उसे एनालिसिस कर लेना, इतना ही काफ़ी नहीं है। उसके साथ बैठना बहुत धैर्य का काम है, और वो हम में क्यों नहीं है? हम में क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने डेली रूटीन में, तैयारी के इस दौर में, हमें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो हम नहीं करते। मैक्सिमम लोग अपने घर के बुजुर्गों के साथ नहीं बैठते, उनके साथ आप टाइम स्पेंड नहीं करते, फॉर्मेलिटी करते हैं। आपको लगता है कि हल्के में लेते हैं आप, इसे क्या पता होगा, या फिर जो भी है उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। लेकिन कभी बेवजह बैठिए उनके पास, वहाँ से जो एनर्जी आप फील करेंगे, पीएससी का पेपर वही चीज़ आपको सिखाता है। पीएससी के पेपर को लेके आज एक दिन आप अपनी सारी किताबें, सारे नोट्स, सारी चीज़ें, सारे वीडियोस को एक दिन दरकिनार करके साइड में रख दीजिए, और पीएससी का पेपर जैसा हुआ था उसे प्रिंट आउट कर लीजिए, और उसे बेवजह लेके बैठिए। कोई एनालिसिस मत करिए, मत देखिए, सिर्फ ऑब्जर्व करिए, दिन भर ऑब्जर्व करिए। आपको वो लूप होल खुद ही देगा। आपको ये जंप करने की कैपेसिटी हर स्टूडेंट की डिफरेंट होगी, और कोई हिस्ट्री में अच्छा है, कोई ज्योग्राफी में अच्छा है, कोई सीसेट के किसी सेक्शन में अच्छा है, कोई छत्तीसगढ़ में अच्छा है, किसी को करंट अफेयर्स अच्छा है, तो वो जंप के पॉइंट्स आपको खुद मिलेंगे, और कॉमन जो हडल्स हैं वो भी आप पहचान पाएंगे कि कहाँ पे आपको इस चीज़ को समझना है। क्योंकि भाई, योर एनिमी इज नॉट एनी पर्सन, योर एनिमी इज नॉट एनी पर्सन, योर एनिमी इज टाइम। इस चीज़ को मत भूलिए आप, कितना भी मोटिवेट हो जाइए कहीं से भी,
योर एनिमी इज टाइम। वहाँ पे जो चीज़ आपके हाथ से जाता रहेगा वो सिर्फ टाइम है, और उसके साथ आप इस चीज़ को अगर गूंथना सीख जाते हैं तो आप डेफिनेटली क्रैक करेंगे इस एग्ज़ाम को। मैंने कहा कि आप बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनकी गंभीरता सीखिए। जब थोड़ी सी कॉमन सेंस आप देखते हैं, जब उस पेपर के साथ इस तरह से आप बैठेंगे, किसी भी ओल्ड अनुभवी व्यक्ति के साथ जब आप बैठते हैं तो उसके साथ क्या क्या चीज़ आपको चाहिए रहता है। आप सोचते हैं जब बात करते हैं तो आपका लहजा कैसा है, ठीक, आप उनके साथ नज़ाकत से पेश आते हैं, आप लिहाज से पेश आते हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं कि नहीं। ऐसे ही तो मुंह उठा के नहीं बात कर लेते अपन। सेम वैसी चीज़ उस पेपर के साथ करिए, वो आपको एक्सपीरियंस देगा, वो खुद ही बताएगा आपको कि वहाँ का लूप होल कहाँ पे बना हुआ है और कहाँ से आप उसको भेद सकते हैं। और जैसे जैसे पेपर के सेशंस में आप आगे चलते चले जाएंगे, आपको आपके कंफर्ट जोन के क्वेश्चंस मिलते चले जाएंगे। टाइम के साथ उस चीज़ को बांधना सीख लीजिए। किताबें अच्छी किताबें हैं, गाइड करने वाले भी आपको सब अच्छे हैं, आपको जो करना है वो मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक। अब थोड़ी सी अगर सिंपल भाषा में हम लोग बात करें इस चीज़ को, कि मैक्सिमम जनरेशन हम लोग क्या करते हैं कि बाबू के साथ तो बैठते हैं लेकिन बाबूजी के साथ नहीं बैठते, ठीक। और पीएससी जो है समझ लीजिए कि वो बाबूजी है जिसको आप हल्के में ले रहे हैं, इनकी तरह, समझ रहे हैं। ये वैसे ही सिचुएशन था। इसको जो लोग जानते हैं वो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सारा सिरा, सारा चीज, पूरा डोर इनके आसपास ही गुथा है, इनको पता है सब चीज, और लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। पीएससी भी वैसे ही है। उस प्रीवियस के जो मेरे डिस्कशन के 2 एटीट्यूड जो आप अभी डेवलप करने वाले हैं, करते हैं, उनसे काम नहीं चलेगा। सारा सोर्स रिसोर्स किनके पास है? इनके पास है। ये बाबूजी हैं भाई, पीएससी हैं ये, आप कंपेयर कर सकते हैं। और ये तो बड़ा ही अच्छा है कि हर साल बाबू के त्यौहार के आसपास बाबूजी आ जाते हैं। फिर से पीएससी का ये एग्ज़ाम इस 2 फरवरी के वीक में है। उसके जो स्पेशल डेट्स होते हैं वो आपको सबको पता है। तो पीएससी को पता है कि कहाँ आपको उसको हिट करना है, कहाँ आपको उसको परेशान करना है आपको, और उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। आपको मैं बोल रहा हूँ 80-90% मार्क्स लेने की ज़रूरत नहीं है। हाई मोटिवेशन पे मत जाइए, कहीं के भी चीज़ को कहीं से मोटिवेट लिंक मत करिए, ठीक। अपने नेचुरल रहिए, बी नेचुरल, डोंट स्टिक विद द आर्टिफिशियल थिंग्स, आर्टिफिशियल पर्सन्स, दे मिसगाइड यू। अपनी ओरिजिनलिटी पे रहिए, अपने ओरिजिनल बिहेवियर के साथ रहिए। पीएससी को मैंने बोला कि उसको कोयला पसंद है, उसको करेला पसंद है, उसको नीम पसंद है। बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनको भी यही चीज़ पसंद आता है, मीठे मीठे चीज़ हमको नहीं पसंद, ठीक है। तो कोयला जो होता है वही जब मैक्सिमम टेम्परेचर सहता है, वही जब मैक्सिमम प्रेशर सहता है, तो वही बाद में डायमंड बनता है। फूल इस चीज़ में नहीं बनते, फूल में ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो अभी अगर आपको कोई आपको कुरूप बोल रहा है, कोई आपके पहनावे ओढ़ावे को लेके आपको बात कर रहा है, कोई तो आप वो उस सब चीज़ को एक अंदर की एनर्जी बनाने में लगा लीजिए, वो आग जले रहने दीजिए। और ठीक है आज आप कोयले हैं, लेकिन जितना टेम्परेचर आप आज सहेंगे, जितना प्रेशर आप आज सहेंगे, जितना ओरिजिनलिटी में आज आप रहेंगे, कल आप ही डायमंड बन के उभरने वाले हैं, और वैसा कोई चीज़ नहीं रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस पर्टिकुलर पेपर को तैयारी करने के लिए बहुत सारे मटेरियल हैं। मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ ऑब्जर्व करिए, एक दिन सारा कुछ छोड़ के उसके साथ बैठिए और अपने रेंज डिफाइन करिए कि कहाँ से आप उसको भेज सकते हैं। पीएससी हर वर्ग के स्टूडेंट को मौका देता है कि वो उसे क्रैक आउट कर सकता है, और मुझे नहीं लगता कि किसी अलग तरह की मोटिवेशन की आपको ज़रूरत है, ठीक। तो इस सेशन को मैं आज इस कमेंट सेशन को यहीं से अपन स्विच ऑफ करते हैं। ये हमारा रैंडम सेशन होता है जिस पे हम कुछ अच्छे टॉपिक्स को लेके आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आते हैं, कुछ सजेशंस आते हैं। प्लीज़ आप डेफिनेटली हमें कमेंट आउट करिए हमारे सेशंस के बारे में। अपकमिंग और जो आते रहेंगे उसके नोटिफिकेशन लीजिए। किसी टाइप की गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो हमसे बिल्कुल संपर्क करिए। और
प्रिपरेशन करते रहिए। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ठीक है 1-2 हफ्ते बाद है, अच्छे से आप उसको कर सकते हैं। और ये कुछ चीज़ें हैं, 2-3 लाइनें हैं जो आपको मोटिवेट तो नहीं करती मैं बोलूँगा, लेकिन सारा सार मैं जहाँ तक समझता हूँ उसी में छुपा हुआ है। कुछ लाइनें हैं वो है इस तरह से कि तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रभर, तुम रजनी के चांद बनोगे या दिन के मार्तंड प्रभर, एक बात है मुझे तुमसे पूछनी, फूल बनोगे या पत्थर, तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे कि असली सौंदर्य लहू का आनन पर चमकाओगे। रामधारी सिंह दिनकर जी की ये लाइनें सफिशिएंट है एक स्टूडेंट के लिए। अब मुझे नहीं लगता कि उसे और मोटिवेट होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करिए। स्ट्रैटेजी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर नॉलेज। स्ट्रैटेजी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर नॉलेज एंड अप्रोच आपके प्रैक्टिस लेवल को बूस्ट करेगा, परफॉर्मेंस लेवल को बूस्ट करेगा। सो ओके, दैट्स ऑल here for student. We meet again in our random upcoming YouTube sessions. So thank you all.